श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है और दिल्ली दंगों की जांच के बाद यह पहली बार है जब इस मर्डर केस के लिए दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ी टीम बनाई है। इस मामले के लिए दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों की एक टीम बनाई है जो पिछले 100 घंटों से जांच में जुटी हुई है और इस मामले के लिए देश की सबसे बड़े फॉरेंसिक लैब के करीब 24 एक्सपर्ट भी सबूत जुटा रहे हैं। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैले हुए हैं। इन जांच में पहाड़, तालाब और जंगलों की खाक छानी जा रही है और आज साकेत कोर्ट में आरोपी आफताब की पेशी भी हुई थी। इस पेशी के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने मामले को अभी भी उलझाए रखा है। पेशी के दौरान आफताब ने पूरी घटना का कोई सिलसिलेवार जवाब नहीं दिया। वो हर बार अपने बयान को बदलता रहा। आफताब ने अपने अनआधिकारिक बयान में यह बात कही कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। हालांकि यह बयान कोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है। दरअसल इस मामले पर अभी बहस शुरू नहीं हुई है और पुलिस ने केवल रिमांड के लिए आफताब को आज कोर्ट में पेश किया था। आफताब के वकील ने भी मर्डर कबूल करने वाले बयान को अफवाह बताया है और अफवाह की बात तो आपने सुन ली, लेकिन आफताब ने एक तालाब का स्केच भी बनाया है जहां पुलिस उसे लेकर जाएगी। आफताब के खिलाफ अभी पुलिस के पास ऐसे सबूतों की कमी है जिससे वो आफताब को श्रद्धा मर्डर का दोषी बता सके और आफताब के वकील ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने क्या कहा कि भाई कोऑपरेट कर रहा है और उसे क्यों से ऐसा हुआ, उसने इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। उससे उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही। गुस्से में उससे हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही नहीं बताया कि मैं क्यों किया। सॉरी, जो विक्टिम थी उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया बस। सर उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ किसी तालाब का साइड प्लान वगैरह भी बताया जहाँ हाँ, वो साइड प्लान बताया। वो साइड प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। आफताब ने पूरी तैयारी की थी और अब वकील भी कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात आफताब ने कही नहीं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह साबित हो सके कि आफताब ने वाकई श्रद्धा के 35-36 टुकड़े किए। यह सबसे बड़ी चुनौती है और आफताब को श्रद्धा मर्डर केस में दोषी साबित करने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है हथियार और श्रद्धा की पहचान से जुड़े सबूत। दरअसल अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है और ऐसे में पुलिस के लिए यह साबित करने का मौका केवल वैज्ञानिक सबूत ही होंगे। दिल्ली पुलिस को महरौली, छतरपुर के जंगलों और मैदानगढ़ी के तालाब से कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस यही मानकर चल रही है कि यह हड्डियां इंसानों की हैं और इसी दिशा में अब वो आगे बढ़ के जांच कर रही है। पुलिस को अपनी जांच में अब तक 18 हड्डियां मिली हैं। इनमें से एक हड्डी जबड़े की भी बताई जा रही है और इन सभी हड्डियों को जांच के लिए CFSL लैब भेजा गया है। पुलिस ने 18 मई के बाद आफताब के मोबाइल फोन लोकेशन का रूट मैप भी तैयार किया है। पुलिस ने हत्या वाली जगह यानी श्रद्धा और आफताब के घर पर जांच की तो उन्हें घर की टाइल्स के बीच में खून के धब्बे भी मिले हैं। हालांकि आफताब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से भी पुलिस को अगर आगे कभी जांच करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे एक भी साक्ष्य ना मिले जिससे पता चले कि उसने श्रद्धा के बॉडी को यहीं पे काटा था और इसलिए उसने एसिड और केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया और पूरे फर्श की सफाई की थी। और इस सबूत को भी CFSL लैब में अब भेज दिया गया है जहां पे टाइलों के बीच में ये खून के धब्बे मिले थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक अलग अलग जगहों से 18 हड्डियां मिल चुकी है। उनमें जबड़े का एक हिस्सा भी शामिल है। इन हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेजा गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए FSL रोहिणी से भी संपर्क किया है। महरौली के बाद पुलिस गुरुग्राम के जंगलों में भी गई जहां से उसे कई अहम सबूत मिले हैं। साथ ही बेहतर जांच के लिए पुलिस की एक टीम हिमाचल भी गई जहां श्रद्धा मर्डर से पहले गई थी। इन 10 दिनों में पुलिस की टीम आफताब के घर भी गई जहां से उसे कई अहम सुराग मिले जिसमें हथौड़ा, नाखून के टुकड़े और बाल शामिल हैं। इन सभी सबूतों को जांच के लिए CFSL भेज दिया गया है। आफताब 2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया के लिए आफताब 2 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता था, जबकि मूवर्स एंड पैकर्स से सामान मंगवाने के लिए उसने अलग मोबाइल नंबर
दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल से फ्रिज खरीदा था। इसी तरह श्रद्धा के मोबाइल नंबर की जांच करने के लिए जब जी न्यूज़ ने उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला तो पता चला कि श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 मोबाइल नंबर लिंक्ड हैं और उन्हीं दोनों नंबरों से उसका फेसबुक अकाउंट ऑपरेट होता था। आफ्ताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। आज कोर्ट में आफ्ताब ने भी माना कि उसके और श्रद्धा के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और दोनों के बीच पहले जैसे संबंध नहीं थे। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि श्रद्धा और आफ्ताब का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन दोनों लिव इन पार्टनर के बजाय एक रूममेट की तरह साथ रह रहे थे। आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों में उस समय खटास आनी शुरू हुई जब आफ्ताब ने श्रद्धा की मां की मौत के बाद नॉमिनी के तौर पर श्रद्धा को मिले पैसे उससे उधार लिए। उन पैसों से आफ्ताब चरस और गांजा पीता था। श्रद्धा जब भी अपने पैसे वापस मांगती वो नशे में श्रद्धा के साथ मारपीट करने लगता था। और दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के बाद एक दृश्यम तैयार किया था। इस दृश्यम के जरिए आफ्ताब खुद को श्रद्धा से अलग बताना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा ने उसे छोड़ दिया है, यानी उसके और श्रद्धा के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने दिल्ली में रखा उसका सामान ठिकाने लगाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी और इसकी शुरुआत भी कर ली। आफ्ताब की श्रद्धा की तस्वीरें नहीं जलाई, लेकिन श्रद्धा का रोजाना इस्तेमाल होने वाला हर सामान उसने हटा दिया था। यानी तस्वीरें तो वो नहीं जला रहा था, लेकिन जो श्रद्धा इस्तेमाल करती थी, जिन सामानों का इस्तेमाल श्रद्धा लगातार करती थी, उन तमाम सामानों को वो हटा चुका था। इसके बाद उसने महाराष्ट्र के वसई में पड़ा उसका अपना सामान दिल्ली शिफ्ट करवाया। आफ्ताब ये जताने की कोशिश कर रहा था कि श्रद्धा की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के बाद श्रद्धा अपना सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई है। मई में श्रद्धा की हत्या करने के बाद जून में आफ्ताब ने पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को ऑनलाइन बुक किया, जिससे उसने अपना सारा सामान मंगवाया और श्रद्धा की हत्या के बाद सामान की शिफ्टिंग कर ली। और आफ्ताब ने फुल प्रूफ प्लान का एक हिस्सा यह भी बनाया था कि सामान की शिफ्टिंग के साथ यह संदेश जाए कि अब आफ्ताब अकेला रहता है और श्रद्धा के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। इसमें श्रद्धा की मौत की बात को छोड़कर बार बार यह दिखाने की कोशिश की गई कि श्रद्धा उसके साथ नहीं रहती है, श्रद्धा के साथ अब उसका रिश्ता नहीं है, और काफी हद तक वो इसमें कामयाब होता भी दिख रहा था। महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने यही कहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है, जबकि आफ्ताब उसका मर्डर कर चुका था। और आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के आगे यह बात मानी थी कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया था, लेकिन इस हत्या के बाद उसने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था जिसमें वो अपने जुर्म को ब्रेकअप बनाकर दुनिया की नजरों में धूल झोंक सके। और आज भी आफ्ताब अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। उसने अभी तक नहीं बताया कि उसने श्रद्धा का सिर कहां फेंका था। वो बार बार घटनाएं भूल जाने की बातें कह रहा है। और आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े ब्लेड और आरी से किए थे। उसने पुलिस को बताया कि ब्लेड और आरी गुरुग्राम के जंगलों में फेंके गए थे, लेकिन पुलिस को अभी तक बताई जगहों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कुछ बरामद नहीं हुआ है। हम आपको इस मामले की जांच से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, देखिए इसे। श्रद्धा मर्डर केस में यूं तो पुलिस की 14 से ज्यादा टीमें 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं उसी मैदानगढ़ी तालाब में खड़ा हुआ हूं जहां पर मंगलवार को पुलिस को कुछ हड्डियां मिली हैं। सबसे पहले तो ये आप बोर्ड देखिए, डीडी के अंदर में ये तालाब आता है। तालाब जो है, सबसे बड़ी बात इसमें लिखी हुई है तालाब झील गहरी है, तालाब के आसपास ना जाएं, यानी कि ये बेहद गहरी झील है। और चूंकि ये लगभग 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, ऐसे में पूरे झील में अगर आप यहीं से देखेंगे, मैं आपको पास से ये विजुअल दिखाऊं तो बेहद काई जमी हुई है। अगर आप उन किनारों पर देखेंगे तो दलदल बना हुआ है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन इस तालाब में चलाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
पुलिस को हालांकि यहाँ मैदानगढ़ी में कि इस तालाब में कुछ हड्डियां मिली हैं। शुरुआती जांच में ये हड्डियां इंसान की लग रही हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेज दिया। हालांकि पुलिस के अभी तक श्रद्धा के शव का सिर नहीं मिला है। आज पुलिस ने कोर्ट में बताया कि किस तरीके से आफ्ताब ने कुछ मैप्स दिए हैं तालाब के और बाकी लोकेशंस के, उसके आधार पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाना चाहती है। यही एक वजह है कि कुछ दिन और रिमांड के लिए चाहिए। एक तरफ श्रद्धा का जो आरोपी है मर्डर का, वो आफ्ताब अपने परिवार से मिलने की बात कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि आफ्ताब का परिवार फरार नहीं है, बल्कि वो लगातार पुलिस के संपर्क में है। आज कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। लेकिन क्या इस तालाब से अब कोई अवशेष निकालना संभव है? अगर आप दूर देखेंगे सामने जो बाउंड्री के पीछे आपको तमाम जीव जंतु भी नजर आ रहे होंगे, बगुले, पक्षी। ऐसे में अगर उसने कोई बॉडी पार्ट ऊपर नीचे कहीं फेंका है तो बहुत हद तक ये भी पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि उसको जीव जंतु पक्षी खा गए हों। लोगों से अगर आप बात करिए, वो ऑन कैमरा तो नहीं आना चाहते, सबके अंदर एक डर बसा हुआ है, लेकिन उनका ये मानना है कि इसकी जानकारी उसको अच्छे तरीके से थी कि इस तालाब में अगर कोई चीज फेंकी जाए तो उसको ढूंढना संभव नहीं है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तालाब में बताया ये गया कि एक दो बार या तो कुछ लोग डूबे हैं या फिर किसी का मर्डर करके इसके अंदर फेंक दिया गया है। इससे पहले भी बॉडी बरामद हो चुकी है। तो क्या आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग इस तरीके से बनाई कि वो इस एरिया में शिफ्ट हुआ? जो जंगल आप पीछे देख रहे हैं महरौली के, इन्हीं जंगलों में बाकी अवशेष मिले, कुछ अवशेष इस तालाब के अंदर मिले। क्या आफ्ताब पहले से इसकी प्लानिंग कर रहा था? इस एरिया को उसने प्रॉपर रेकी की थी? कहां पर उसको क्या अंजाम देना है? बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस जांच में उसने बताया है कि जिस आरी से उसने हत्या की है वो गुरुग्राम में फेंकी थी, यानी कि गुरुग्राम यहाँ से पास लगता हुआ इलाका है। और सबसे बड़ी बात, जिस दौरान वो आरी फेंकने गया उसने पर्सनल कैब बुक नहीं की। उसको लगता था कि ऐसे में ड्राइवर उसको पहचान सकता है आने वाले समय में। उसने शेयरिंग जो है कैब ली ताकि किसी को आइडिया ना लगे। आने वाले समय में अगर ड्राइवर से पूछताछ भी की जाए कैब्स की तो उनको जानकारी ना मिले। ये चारों तरफ से इस लगभग 2 से 3 एकड़ का ये तालाब है, चारों तरफ से महरौली के जंगल से घिरा हुआ है। और शनिवार को पुलिस आफ्ताब को लेकर यहाँ आई भी थी। आफ्ताब की निशानदेही पर पहले इस विशालकाय तालाब को खाली कराने की कोशिश की गई कि इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन तालाब इतना बड़ा था कि ये पुलिस को असंभव सा टास्क लगा। उसके बाद अब गोताखोरों की मदद लिए जाने की बात की जा रही है। संडे को पुलिस यहाँ पर आई थी, पुलिस की कुछ टीमें लगी, नगर निगम की मदद ली गई, इसको खाली कराया जाए। लेकिन 3 से 4 घंटे लगातार काफी मशक्कत के बाद भी ये तालाब खाली होते नजर नहीं आया था। अब पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। पुलिस का मानना है कि इस तालाब में जहां से पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं पीछे की साइड, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पर जो नाली और नालों का पानी है वो भी लगातार इसी तालाब में गिरता है। ऐसे में पुलिस को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत खाली भी करा लिया जाता है तो पानी एक बार फिर से भर जाएगा, नहीं तो ये पूरा एरिया डूब जाएगा। यही एक वजह है कि पुलिस अब गोताखोरों की मदद लेने की बात कर रही है। पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका बताया जा रहा है, जहां जो ये मैदानगढ़ी का तालाब है, सबसे बड़ी समस्या इसकी यही है कि ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल तब से अहम इसलिए हो जाता है कि आफ्ताब ने अधिकतर जो बॉडी पार्ट फेंके थे वो जंगल में ही मिले थे। अब उसके बाद इसकी निशानदेही पर जब इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कुछ अवशेष पुलिस सूत्र बताते हैं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि ये तालाब अगर खाली कराया जाता है या गोताखोरों की मदद ली जाती है तो सबसे अहम कड़ी है, यानी कि श्रद्धा का सिर, वो मिल सकता है। यही एक वजह है कि अब पुलिस इसको लेकर नई तकनीक के जरिए अवशेषों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवम प्रताप, दिल्ली। इस मामले में पुलिस को आफ्ताब के नार्को टेस्ट की अनुमति मिल गई है और दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि आफ्ताब गलत जानकारी दे रहा है और बार बार बयान बदल रहा है, इसलिए अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आफ्ताब के से जो नार्को टेस्ट में 50 सवाल पूछे जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है और उसकी पूरी तैयारी पुलिस कर रही है। और नार्को टेस्ट में पूछताछ के दौरान आफ्ताब की धड़कन, नब्ज, सांस लेने की प्रक्रिया को भी नोट किया जाएगा। टेस्ट में झूठा जवाब देने पर व्यक्ति की धड़कन, नब्ज और सांस अनियमित हो जाती है और इस बदलाव के आधार पर देखा जाता है कि व्यक्ति ने सही जवाब दिया या गलत। इसका पूरा ख्याल नार्को टेस्ट में रखा जाता है और नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का सच श्रद्धा के एक दोस्त ने भी बताया है। श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने जी न्यूज से बातचीत में खुलासा किया है कि श्रद्धा के पास आफ्ताब के खिलाफ कुछ बड़े वीडियो सबूत हैं। दावा यह भी है कि इन वीडियोस में आफ्ताब का हिंसक व्यवहार भी दर्ज था।
ये शक जताया जा रहा है कि शायद घटना वाले दिन आफताब को वो वीडियो मिल गए थे। हमने श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से भी बात की और उसने कई और दूसरे खुलासे भी किए। नवंबर 2020 का जब श्रद्धा एक थाने के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, तो उस दिन उनका झगड़ा हुआ था आफताब के साथ, फिजिकल वायलेंस हुआ था और उनका गला दबाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से इमीडिएटली वो अपने आप को वो घर से छुड़ा के भाग के आई थी। इमीडिएटली उनको हेल्प चाहिए था और उनके पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर नहीं होने के कारण उन्होंने इमीडिएटली अपने ऑफिस में फ़ोन किया था। और जब उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और वही टाइम पे मेरा भाई वही कंपनी के लिए काम करते थे, तो उनके ऑफिस से मेरे भाई को फ़ोन आया कि आपके एरिया में एक एम्प्लॉई है जिनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर सकते हो क्या। और वही टाइम पे मैं घर पे होने के कारण मेरे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप इनको हेल्प करो, तो इमीडिएटली उनके जो मैनेजर है उन्होंने मुझे श्रद्धा का नंबर फॉरवर्ड किया था। मैंने श्रद्धा को पर्सनली अपने नंबर से कॉल किया, मैंने उनको मेरे बिल्डिंग के बाहर बुलाया था। जैसे ही थोड़े टाइम के बाद श्रद्धा मुझे मेरे बिल्डिंग के बाहर मिलने आई थी, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके चेहरे पे ब्रूसेस थे, उनके लोअर बैक पे ब्रूसेस थे, जिसके वजह से मैं बाहर खड़े रह के बात नहीं कर पाया। इसलिए मैंने उनको इमीडिएटली मेरे घर लेके गया। जैसे मैं अपने घर लेके गया, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो उनसे बात करते वक्त हमको पता चला कि ये इंस्टेंस पहला नहीं था, इसके पहले काफ़ी दौरान उनके साथ फिजिकल अब्यूज हो चुका था। मगर ये ऐसा सिचुएशन था जहां उन्होंने उनको गला दबाने की कोशिश की, जो एक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, जिसके वजह से वो अपने आप को मतलब छुड़ा के वो घर से भाग के आए थे और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था। पर्सनली आफताब को एरिया में काफ़ी लड़कियों के साथ बाइक पे देखा हुआ है। उसके बाद मुझे श्रद्धा ने यह भी बताया कि अगर वो किसी लड़के से बात करती है तो आफताब को प्रॉब्लम होता था। उसके अलावा अगर वो लेट ऑफिस से आती है उसको वो प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करती थी, तो काफ़ी दौरान ऐसा होता था। मगर मैं ये बता नहीं सकता कॉन्फिडेंटली कि उनका रिलेशन था नहीं था। मगर श्रद्धा का एक स्टेटमेंट था कि श्रद्धा के पहले भी उनका काफ़ी रिलेशन था और एक टाइम पे वो तीन से चार लड़की लोग को एक टाइम पे सेम टाइम पे डेट करते थे। ये बताइए कि आपने ड्रग्स के बारे में बताया, ब्राउनी के बारे में बताया, ये क्या वाकया था, ये क्या इंस्टेंस था ब्राउनी का? क्योंकि श्रद्धा मुझे बता रही थी कि वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स करता है और उनके घर पे आधी रात को भी क्लाइंट्स आते हैं ड्रग्स लेने के लिए, क्योंकि आफताब वो टाइम पे जहाँ मैं जानता हूँ वो तभी काम नहीं करता था। ये तो अभी मुझे न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, ब्लॉगर थे, शेफ थे। मगर जब मुझे श्रद्धा ने ये नरेट किया था तब वो काम नहीं कर रहा था। और अगर इंसान जब काम नहीं कर रहा और मुझे मेरा पार्टनर को एक लिव इन रिलेशनशिप में एक घर का एक्सपेंसेस लेना है, तो एक्सपेंसेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और ये उनका एक पार्ट टाइम बिजनेस था जिससे उसको बहुत अच्छा पेमेंट आता था, जिसके वजह से आधी रात को भी क्लाइंट घर आते थे वो ड्रग्स लेने के लिए। ये मुझे श्रद्धा ने बताया था। हालांकि श्रद्धा एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे मतलब वो 2 दिन में उसने एक स्टेटमेंट मुझे क्लियरली बताया था कि ज़िंदगी में मैं कभी भी तकलीफ़ में रहूँगी तो मेरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं दिखा के अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। ये पूरे मतलब इंसिडेंट से मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। अभी ये फ़ोन उसका गवर्नमेंट के पास है, क्राइम ब्रांच के पास है, पुलिस के पास है। ये मैं किसी के बाद भी अगर ये फ़ोन होगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ़ोन को रिकवर करके अगर उसमें वो वीडियो है तो उससे ज़्यादा चीज़ खुलासा होगा कि आफताब का बिहेवियर कैसा था और उनके ड्रग्स के जो हैबिट थे वो काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, तो ये सब एविडेंसेस मिल सकते हैं।